दोस्तों स्वागत है आपका हमारे वीडियो लेसन में, जिसमें हम पढ़ रहे थे एमपीटीईटी ग्रेड 3 के मैथ खंड को। तो दोस्तों इसके पहले हम इसके 11 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया आप उन्हें देख लें। और दोस्तों लगभग हम इसका आधा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है वो 12वां लेसन है, जिसमें हम पढ़ेंगे जियोमेट्री के अंतर्गत वृत्त से संबंधित बातें, वृत्त से संबंधित सभी प्रकार की बातें हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपना लेसन चालू करने से पहले मैं कुछ बातें जो करंट में चल रही हैं उन पर कहना चाहूँगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की और लगभग देश की स्थिति बनी हुई बेरोजगारी पर, तो कोरोना के कारण कुछ सरकार की निष्क्रियता के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। तो दोस्तों हम किसी भी प्रकार के विरोध का जो संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। लेकिन असंवैधानिक रूप से होगा तो हम इसके साथ नहीं होंगे, क्योंकि आगे चलकर हमें इस संवैधानिक संरचना के अंतर्गत ही सरकार के अंतर्गत कार्य करना है। तो हम किसी प्रकार के असंवैधानिक कार्यों के साथ नहीं जाएंगे। और दोस्तों क्योंकि एक स्टूडेंट का करियर इस पर दांव पर लगा होता है, यदि वह किसी प्रकार के गलत कार्य करता है तो उस पर कोई कार्यवाही भी हो सकती है, इससे उसका करियर समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार के कार्यों से बचें। हाँ, आप संवैधानिक दायरे में रहकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका कानूनी हक है। तो दोस्तों यही मेरे इस पर विचार थे। दोस्तों अब हम अपना लेसन चालू करते हैं। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे वृत्त। तो वृत्त से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो भी आपके डाउट होंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा एमपीटीईटी का सिलेबस है उसमें हमारे जो पॉइंट हैं वो हैं वृत्त के केंद्र, त्रिज्या और व्यास की पहचान व समझ। इसके अलावा वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध, वृत्त के केंद्र, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध, सममिति आकृतियां, समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं। तो दोस्तों हम अपना लेसन देखते हैं विस्तार से। वृत्त, सर्किल। तो सर्किल क्या होता है दोस्तों? अगर पहचान के तौर पर देखें तो सर्किल एक गोला होता है। तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं हम उस पर देखें तो वृत्त एक बंद आकृति है, बंद वक्र है। क्या है वृत्त? एक बंद वक्र है जो एक तल को दो भागों में विभाजित करता है, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य। तो देखिए दोस्तों जो हमारे पास चित्र बना हुआ है हम इस पर समझ सकते हैं। यह एक सर्किल है जिसका जो ये वाला हिस्सा है ये बाह्य हिस्सा है, और जो ये है ये आंतरिक हिस्सा है। तो इस प्रकार जो ये सर्किल है ये एक तल को दो भागों में विभाजित करता है, आंतरिक और बाह्य। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो केंद्र से समान दूर होने वाले बिंदुओं का समूह, केंद्र से समान दूरी पर होने वाले बिंदुओं का समूह है। तो देखिए ये इसका केंद्र है और इससे ये जितने भी बिंदु हैं ये समान दूरी पर हैं। तो क्या होता है, ये इनका एक समूह है। तो ये ग्रुप है किनका? केंद्र से समान दूरियों वाले बिंदुओं का एक समूह है। तो इस प्रकार इसे बताया गया है। अब केंद्र किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, और आप इसे यह भी कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। मतलब कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। तो यहाँ पर आपके पास दो परिभाषाएं हैं, तीन परिभाषाएं हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि यह क्या होता है। ये ग्रुप होता है, समूह होता है किसका? उसके केंद्र से दूरी वाले समान दूरी वाले बिंदुओं का। अब देखिए दोस्तों हम और आगे बात करें तो देखिए इसका उदाहरण क्या होता है। सटीक गोले आकृति एक वृत्त का सही उदाहरण है। सटीक गोल आकृति, तो आप इसके उदाहरण पे देख सकते हैं ये घड़ी बनी हुई है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा साइकिल का जो रिम आपने देखा होगा तो वो भी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों। इसके अलावा यह एक 2D आकृति है। तो 2D आकृति आपको पता होगा, दो डायमेंशन होते हैं इसमें, ऐसा और ऐसा, एक्स और वाई। तो इस प्रकार ये एक्स और वाई दो डायमेंशन वाला आकृति है। और इसमें क्या है, जिसके केंद्र से समान दूरी पर बिंदु होते हैं। तो ये इसका केंद्र है और इससे जो भी बिंदु होंगे
वो समान दूरी पर होंगे। तो ये हमारा हुआ वृत्त। अब दोस्तों हम देखते हैं वृत्त का केंद्र, त्रिज्या और व्यास। तो देखिए वृत्त का केंद्र, त्रिज्या और व्यास, तो हम देखते हैं सबसे पहले केंद्र यानी कि सेंटर। तो वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है वह क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। तो देखिए दोस्तों आप समझे यहाँ पर कि देखिए मान लीजिए ये किसी वस्तु का ये क्या है? केंद्र है, यानी कि ये, तो ये क्या है? जो भी ये वृत्त है इसके जितने भी बिंदु हैं उनसे समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर, तो इसीलिए इसे बोलते हैं। आप देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए ये घड़ी बनी हुई है और ये इसका केंद्र बिंदु है ये वाला। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, जितनी भी दूरियां होंगी सब इक्वल होंगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो केंद्र होता है वह एक ऐसा बिंदु होता है वृत्त का जिससे सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है। तो एक ऐसा केंद्र में स्थित एक ऐसा वृत्त में स्थित एक ऐसा बिंदु जहां से वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए त्रिज्या, रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? तो रेडियस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो देखिए क्या लिखी हुई है डेफिनेशन, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा वृत्त, एक वृत्त का एग्जाम्पल, ये पहिया है गाड़ी का, ठीक है। अब इसमें देखिए किसी एक बिंदु से वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाली, मान लीजिए एक परिधि है, परिधि से ये केंद्र तक की दूरी का एक क्या है? रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये रेखाखंड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा त्रिज्या। तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु से केंद्र को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिज्या। और यह क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो दोस्तों समझ जाइए आप कि एक केंद्र है, एक वृत्त है, वृत्त के परिधि से केंद्र के बीच की दूरी या रेखाखंड को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अब देखिए व्यास, व्यास क्या होता है? तो व्यास क्या होता है? डायमीटर। तो एक वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी व्यास कहलाती है। एक वृत्त में दो बिंदुओं के बीच में, मान लीजिए ये दो बिंदु, कहीं से भी ले लीजिए आप, दो बिंदु के बीच की सबसे बड़ी जीवा, जीवा हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे, आप फिलहाल जीवा को पढ़ लीजिए। सबसे बड़ी जीवा, तो ये क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। तो मान लीजिए आपका एक ये सर्किल है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि जो इस छोर से इस छोर को छुए वो कहलाती है व्यास। और दोस्तों एक बात और, यह हमेशा कहाँ से जाती है? केंद्र से होकर जाती है। तो केंद्र से होकर जाती है, सबसे बड़ी रेखाखंड होता है वृत्त के अंदर, और जो है यह सबसे बड़ी जीवा भी होती है, इसे सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। अच्छा अब देखिए दोस्तों यह क्या होता है? तो यह क्या होता है? जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है ये व्यास। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अन्य शब्दावलियां, जैसे कि चाप। तो चाप क्या होता है? आर्क। तो देखिए इस डायग्राम में देख लीजिए, पहले हम पढ़ लेते हैं। एक चाप एक चक्र का एक निरंतर टुकड़ा होता है, एक चक्र का, मान लीजिए ये जो बना हुआ है ये, इसको एक चक्र समझिए। तो ये चक्र का एक क्या होता है? निरंतर टुकड़ा होता है, यानी कि एक पार्ट होता है। यह परिभाषा को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक सर्किल जो है एक चक्र है और एक उसका हिस्सा होता है। तो देखिए ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये क्या कर रहा है? इसके अलावा ये वृत्त को विभाजित कर रहा है, वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। तो जो आर्क होते हैं, चाप होते हैं, वो वृत्त को दो भागों में विभाजित करते हैं। आर्क भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइनर और एक होते हैं मेजर। मेजर तो माइनर क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और मेजर बड़े होते हैं। तो आप देखिए इसी जो चित्र में देख सकते हैं आप कि देखिए ये जो बना हुआ है इतना, ये इसका छोटा वाला है, जबकि इसके अलावा जो भी बचा, इसके अलावा जो भी ये बचता है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा बड़ा चाप। तो चाप हो गया दोस्तों। अब जीवा देखते हैं, कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है? एक रेखाखंड जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। तो एक ऐसा रेखाखंड
तो एक ऐसा सर्किल के अंदर एक ऐसा रेखाखंड जो सर्किल को दो भागों में विभाजित करता है, जिसका अंतिम बिंदु वृत्त पर स्थित होता है, और जिसका अंतिम बिंदु कहाँ होता है, वृत्त पर होता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये बना हुआ है हमारे पास एक चित्र, जिसमें एक ये सर्किल है, उसमें एक ये व्यास बना हुआ है, एक जीवा। तो जो जीवा है, जो व्यास है, वो एक जीवा होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो व्यास होता है वो सर्किल को दो बराबर भागों में बांटता है, और किससे होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है ये, और वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। जबकि जो जीवा होता है, जीवा व्यास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि जो व्यास है वो एक जीवा होता है। तो ये क्या होता है, केंद्र से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी कि वो वृत्त के दो बिंदुओं को छूता है, यानी कि परिधि के दो बिंदुओं को छूता है। तो ये इतना भी हो सकता है, इतना भी, यानी कितना भी हो सकता है। तो जीवा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों वृत्तखंड। तो जीवा से घिरा क्षेत्र और जीवा के अंतिम बिंदुओं को जोड़ने वाले चाप में से एक होता है। तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या है, ये था हमारा क्या, ये था हमारा जीवा, और ये हमारा जो था चाप, आर कभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो दोनों का क्षेत्र होता है, जीवा से घिरा क्षेत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वृत्तखंड। मान लीजिए ये एक सर्किल है और ये एक यहाँ की जीवा है। अब जो ये बीच का क्षेत्र है ये पूरा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड समझ गए दोस्तों आप। वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड छोटा होता है मतलब कि अर्ध अर्ध गोले से और अर्ध वृत्त से। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो वृत्तखंड ये हुआ, जीवा से घिरा हुआ होता है। अब देखिए दोस्तों त्रिज्याखंड क्या होता है। तो एक ही केंद्र से समान लंबाई के दो बिंदुओं से घिरा क्षेत्र। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है कि एक ही केंद्र से, मान लीजिए ये इसका केंद्र है, एक ही केंद्र से समान लंबाई की दो त्रिज्याओं से, और ये इसकी दो त्रिज्याएं हैं, से घिरा क्षेत्र। तो ये इससे जो घिरा क्षेत्र है ये पूरा क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। मान लीजिए एक सर्किल है और ये इसका केंद्र है, एक ये इसकी त्रिज्या है, एक ये इसकी त्रिज्या है। अब ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है ये कहलाएगा त्रिज्याखंड। तो जीवा से जो घिरा था वो कहलाता वृत्तखंड, और जो त्रिज्या से घिरा होता है वो कहलाता है त्रिज्याखंड। अब देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे परिधि, सरकमफ्रेंस। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो वृत्त की परिधि उसके चारों ओर की लंबाई होती है। जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि, वो वृत्त की चारों ओर की लंबाई होती है। मान लीजिए ये वृत्त बना हुआ है, तो जो ये किनारे किनारे ये बनी हुई है, ये इसकी परिधि है, और यही इसकी लंबाई होती है। तो किसी भी वृत्त की लंबाई क्या होती है, उसकी परिधि होती है। तो परिधि किसी वृत्त द्वारा तय की गई दूरी भी होती है, यानी कि परिधि को किसी वृत्त के द्वारा तय की गई दूरी भी कहते हैं। और वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई भी परिधि ही कहलाती है। तो देखिए दोस्तों परिधि क्या होती है, वृत्त के चारों ओर की लंबाई को परिधि कहते हैं। वृत्त किसी परिधि द्वारा तय की गई दूरी भी होता है, और वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई होती है। वृत्त के चारों ओर की लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो इस प्रकार परिधि को हमने समझ लिया। तो दोस्तों परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो परिधि बराबर होती है 2πr। 2πr ये परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों 2πr ये हो गया। अब दोस्तों देखते हैं वृत्त के केंद्र, त्रिज्या और व्यास में संबंध। तो वृत्त के केंद्र, त्रिज्या और व्यास में संबंध देख लेते हैं। तो केंद्र के चारों ओर देखिए दोस्तों, उससे पहले ये देखिए एक सर्किल बना हुआ है हमारा, और इस सर्किल में जो है हमने सब दर्शा रखा है। तो ये बनी हुई है परिधि, ये व्यास, ये केंद्र और ये त्रिज्या। आप समझते हैं कि क्या है। तो केंद्र के चारों ओर परिधि तक की लंबाई समान होती है। तो इसका मतलब ये है
कि ये इसका केंद्र है और इसके चारों ओर आप कहीं भी किसी भी बिंदु पर जाएंगे तो जो दूरी होगी, लंबाई होगी, वो इक्वल होगी। तो अगर यहाँ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो क्या कहलाया कि वृत्त के चारों ओर परिधि तक की लंबाई समान होती है। दूसरा है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो व्यास बना हुआ है ये पूरा लंबा है, वृत्त के केंद्र से जा रहा है और एक छोर से दूसरे छोर को छू रहा है। वहीं त्रिज्या इसकी आधी होती है क्योंकि ये केंद्र तक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए त्रिज्या का एक छोर परिधि पर और एक छोर केंद्र पर होता है। तो देखिए ये केंद्र है, तो जो त्रिज्या है उसका एक छोर कहाँ पर है, केंद्र पर, और एक कहाँ पर है, परिधि पर है। अब व्यास केंद्र से होकर जाता है, तो जो ये व्यास होता है ये हमेशा केंद्र से होकर जाता है और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे सममित आकृतियां, सिमेट्रिक शेप्स। तो सिमेट्रिक शेप्स क्या होते हैं और इनके बारे में डिटेल से हम समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस आकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक आकृति में रैखिक या रेख सममिति होती है। तो एक जो रेखा होती है उसमें क्या होती है, सममिति होती है। यानी कि अगर इस रेखा को आप बीच से काट के इसको इसी के ऊपर रख दें तो ये एक जैसी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई रेखा है और उसे बीच से काट के उसके बराबर रख दिया जाए, उसके ऊपर रख दिया जाए, तो वो उसी के अनुदिश होगी। अब देखिए कि यदि उसे एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर, तो यदि उस रेखा को एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के पूर्णतः संपाती हो जाएं तो यह रेखा क्या कहलाएगी, सममिति या सममित आकृति कहलाएगी। तो इसके कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये रेखा है और अगर इसे आपने बीच से काट दिया और इसके जो बाएं वाले हिस्से को है दाएं वाले के ऊपर रख दिया और वो पूर्णतः संपाती होता है, तो वह रेखा या वह शेप क्या होगा, वह होगा सममित या सिमेट्रिक। अब देखिए इस चित्र को हम समझते हैं। तो इस चित्र में क्या है दोस्तों कि जो ये चित्र बना हुआ है इसमें हमारे पास ये एक आकृति बनी हुई है, ये एक आकृति बनी हुई है। और अगर इस आकृति को हम बीच से डिवाइड करके या बीच से मोड़ के इसे एक हिस्से पर दूसरा हिस्सा रख दें या दाएं के ऊपर बाएं रख दें तो ये पूर्णतः एक के ऊपर एक रख जाएगी, अर्थात संपाती होगी। और अगर संपाती होगी तो ये क्या कहलाएगी, सममित आकृति। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, ये आधा हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, ये आधा हिस्सा इसके ऊपर और ये आधा हिस्सा इसके ऊपर, यानी कि पूर्णतः एक के ऊपर एक हिस्सा रख जाएगा। इस प्रकार यह जो है एक सिमेट्रिक शेप है। अब देखिए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर और ये भी देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, जो सिमेट्रिक है और जो असिमेट्रिक है, यानी कि जो सममित है और जो असममित है। तो देखिए दोस्तों सममित आकृति ये बनी हुई है, सममित आकृति ये वाली है। इसमें देखिए दोस्तों कि इस वाले हिस्से को, यानी कि ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है और जो ये राइट वाला हिस्सा है, अगर इन दोनों को यहाँ से मोड़ दिया जाए और एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा या लेफ्ट वाले को राइट वाले के ऊपर रख दिया जाएगा तो क्या ये पूर्णतः जो है संपाती होगा। अगर पूर्णतः संपाती होगा तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा वाला जो चित्र बना हुआ है उसमें देखिए दोस्तों अगर हम इसके राइट वाले हिस्से में इसके लेफ्ट वाले को रखते हैं तो संपाती नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार की आकृति है तो इस प्रकार यहाँ पर अलग बना हुआ है, तो ये आकृति दोनों साइड की भिन्न भिन्न है। अगर भिन्न भिन्न आकृति है तो हम इसके ऊपर अगर रखेंगे तो ये जो है एक के ऊपर एक नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार जो है यह असिमेट्रिक है या असममित है। अब देखिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल जो है उसमें देखिए एक ये त्रिभुज बना हुआ है और इसको अगर बीच से काटते हैं तो ये बराबर बढ़ रहा है, लेकिन जो ये वाला त्रिभुज है अगर इसको हम यहाँ से काटेंगे तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर बराबर नहीं आ पा रहा है। वहीं अगर हम इस वाले की बात करें तो यह भी डिवाइड करने पर अगर हमको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो ये बराबर रख जाएगा, वहीं ये वाला डिवाइड करने पर नहीं आ रहा है।
तो इस प्रकार ये सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में अंतर है कि अगर दोनों के एक मतलब मोड़ दें बीच से और दाएं को बाएं के ऊपर या बाएं को दाएं के ऊपर रखें, तो जो सिमेट्रिक शेप्स होते हैं वो जो है पूर्णतः संपाती होते हैं, जबकि जो एसिमेट्रिक शेप्स होते हैं वो संपाती नहीं होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सममित आकृतियां सिमेट्रिक शेप्स की। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर, हम देखिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। हमारे पास देखिए एक ये मानव चित्र है, मानव फेस का, उनके चेहरे का। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको हम बीच से काटते हैं या बीच से अलग करते हैं, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, तो देखिए दोस्तों ये आँख इसके ऊपर आ जाएगी, ये नाक, आधी नाक इस साइड और ये चेहरा इस साइड। तो पूर्णतः ये जो ये वाला हिस्सा है इस वाले के ऊपर संपाती हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कौन सी है, सिमेट्रिक है। वहीं देखिए दोस्तों, ये एक शेर का चित्र है। शेर के चित्र को तो अगर इसके इस वाले हिस्से को, लेफ्ट वाले को इसके ऊपर रखते हैं राइट वाले को, तो पूर्णतः जो है ये संपाती है। यहीं हमारे पास एक और एग्जाम्पल के रूप में तितली है, बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई को अगर हम बीच से यहाँ से डिवाइड करते हैं इसके चित्र को, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला पूर्णतः संपाती होगा दोस्तों। तो इस प्रकार संपाती का एक साइड का हिस्सा दूसरे के पूर्णतः संपाती होता है सममित आकृतियों का। अब देखते हैं दोस्तों असममित आकृतियाँ, एसिमेट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको कहीं से भी बीच से काटें, ऐसे काटें या ऐसे काटें या ऐसे काटें, कैसे भी करें, लेकिन ये जो है आकृति एक के ऊपर यानी कि लेफ्ट वाले हिस्से के ऊपर राइट वाला हिस्सा नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो है ये आकृति असममित आकृति है या एसिमेट्रिक है। वहीं दोस्तों इसमें भी अगर हम ऐसे काटें, ऐसे काटें, कैसे भी काटें, ये भी सममित आकृति नहीं है। अब दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है जिसे हम पढ़ेंगे वो है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और इनके क्या महत्वपूर्ण गुण होते हैं, हम समझेंगे आगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो समांतर शब्द का अर्थ क्या होता है, दो समान रेखाओं जो कभी भी प्रतिच्छेद या ओवरलैप नहीं करती हैं। तो देखिए दो समांतर रेखाएं, मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, तो क्या ये कभी प्रतिच्छेद ना करें, कभी एक दूसरे के ऊपर ना आए, ओवरलैप ना करें, वो समांतर कहलाती हैं। चूंकि रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी जो है समान है, ये वाली दूरी समान है, उनका ढाल जो है वो भी समान है, और इनके जो ये ढाल है ये भी समान है, और उनके बीच का कोण तब क्या होगा, शून्य होगा। तो दोस्तों यदि ये दो रेखाएं बराबर हैं, मतलब कि समांतर हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इनके बीच की दूरी इक्वल है, तो जब बीच की दूरी इक्वल है और जो ढाल है, स्लोप है, वो जीरो है, तो एंगल क्या बनेगा इनके बीच में, एंगल इनके बीच में बनेगा जीरो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और कि ये जो इनके प्रकार हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के दिए हुए हैं। तो एक इस प्रकार की होती है, एक इस प्रकार की होती है, और एक इस प्रकार की पैरेलल रेखाएं होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनके बारे के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण की हम बात करें दोस्तों, तो देखिए हम हर दिन इनसे जुड़े कई एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन हम उन पर गौर नहीं करते हैं या उनके बारे में इतना विस्तार से नहीं सोचते हैं, गहन रूप से नहीं दिमाग में सोच पाते हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं कि ये कौन कौन सी ऐसी समांतर रेखाएं हैं जो हमारे प्रतिदिन उपयोग में आती हैं या हम उनको देखते हैं। तो देखिए पहला है जैसे कि टेबल। तो जैसे कि दोस्तों जो टेबल होती है उसकी इस प्रकार की कुछ एक ऊपर का उसका एरिया होता है। तो देखिए दोस्तों ये और ये रेखा या ये और ये रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कुर्सियाँ जो होती हैं, जो घर की सीढ़ियाँ होती हैं, दराजे होते हैं, दरवाजे होते हैं, सड़क होती हैं, ट्रेन की पटरियाँ होती हैं। तो इस प्रकार ये सभी आकृतियाँ जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं टच करती हैं, नहीं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, रेल, रेलिंग, सीढ़ी, कुर्सी, दरवाजे आदि अनेक चीज़ें हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार जो है ये समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, और इन्हें इस सिंबल से संकेत करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं लंबवत रेखाएं।
परपेंडिकुलर लाइंस। तो क्या होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस? तो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जब दो रेखाएं समकोण पर काटती हैं तो उन्हें लंबवत कहा जाता है। जब दो रेखाएं, दोस्तों दो रेखाएं समकोण पर काटती हैं, यानी कि एक ये रेखा और एक ये रेखा, यानी कि ये क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। ये चारों तरफ से समकोण इसके लिए बन रहा है। तो जब दो रेखाएं समकोण पर काटती हैं तो उन्हें लंबवत कहा जाता है। तब इन रेखाओं को क्या कहा जाएगा? तब इन रेखाओं को कहा जाएगा लंबवत। जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इन कोणों को बनाने वाली रेखाओं को लंबवत कहा जाता है। या आप दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं कि जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो जो उनके बीच जो कोण बनने वाली रेखा होती है वो लंबवत होती है। तो उन कोणों के बीच जो रेखा बनती है वो लंबवत होती है। तो मान लीजिए ये जो है, यहाँ पर दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, वहाँ पर क्या होंगी? वहाँ पर होंगी लंबवत रेखाएं। दोस्तों लंबवत रेखाएं एक प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखाएं भी होती हैं। लेकिन प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे भी हो सकती हैं? जैसे कि आप इस वाले चित्र में देख रहे हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे हो सकती हैं। एंगल मतलब उनका कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, तो 100 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पैरेलल लाइंस होती, जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, जो लंबवत रेखाएं होती हैं, उनके बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। चलिए दोस्तों, तो हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर लाइंस। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, वास्तविक जीवन में लंबवत रेखाओं के उदाहरण हम जो देखते हैं वो क्या है? एक बिजली का खंभा। तो एक बिजली का खंभा दोस्तों कैसा होता है? तो जमीन होती है और इसके ऊपर ये इस प्रकार खंभा लगा रहता है। तो देखिए दोस्तों, इस जमीन और इस खंभे के बीच कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया लंबवत रेखाओं का। इसके अलावा एक खड़ा आदमी, तो एक आदमी जब खड़ा होता है जमीन पर या कहीं पर भी, तो वो क्या होता है? जिस पर खड़ा होता है उससे क्या होता है? लंबवत होता है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके अलावा ये जो पुल होते हैं, तो जो सड़कें होती हैं उनके ऊपर पुल बने होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं दोस्तों? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोस्तों। ये सड़क और ये पुल, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है। इसके अलावा पेड़, दीवारें, फर्श आदि तो लंबवत संरचनाओं का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के लेसन में क्या पढ़ा? तो दोस्तों इस प्रकार आज के लेसन में हमने पढ़ा कि वृत्त क्या होता है, उसकी पहचान, त्रिज्या, व्यास, इन तीनों के बीच संबंध, सममित आकृति, समांतर रेखा, लंबवत रेखा। दोस्तों ये हमारा आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। यदि आपकी कोई भी इससे संबंधित कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस लेसन के अंतर्गत जो हमने पढ़ा उसकी PDF भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। यदि आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। और इसके अगले लेसन में हम 12वें लेसन में, यानी कि कंप्लीट हुआ 13वें लेसन में, हम किसी अन्य टॉपिक पर जो हमारे सिलेबस में है उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा सिलेबस लगभग ख़त्म होने वाला है। इसके पश्चात हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आज का लेसन यहीं